गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th और 10th क्लास। ये वीडियो हमने 9th और 10th दोनों क्लास के लिए एक साथ बनाया है, क्योंकि 10th क्लास में सामान्य संक्रामक रोगों का परिचय नामक चैप्टर हम पढ़ा रहे थे। उसका 2 वीडियो ने बनाया है। उसी चैप्टर में आगे रोगों के बारे में दिया है, तो इन्हीं सारे रोगों के बारे में दिया है, इसलिए 10th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे। और 9th क्लास में तो ये चैप्टर ही है, अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग। खंड 2 स्वास्थ्य रक्षा में 9वां अध्याय है आपका, अध्याय 9 चैप्टर। ये अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। अशुद्ध वायु से कई रोग होते हैं। रोग फैलाने के कई माध्यम हैं। 10th क्लास के बच्चों को हमने सामान्य संक्रामक रोगों का परिचय में पढ़ाया है कि रोग फैलने का कई माध्यम है, वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, संपर्क द्वारा और कीड़ों द्वारा या रक्त द्वारा। तो यहाँ अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें अशुद्ध वायु से कई रोग फैलते हैं, जैसे चेचक, खसरा, छोटी माता, तपेदी, कणफेर या मम्स, डिप्थीरिया, इन सभी रोग, दमा इत्यादि रोग भी श्वसन से संबंधित रोग हैं। ये भी अशुद्ध वायु से होने वाले रोग हैं। यहाँ इस चैप्टर में आपको चेचक, खसरा, छोटी माता, डिप्थीरिया, तपेदी और कणफेर नामक रोग के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला है चेचक रोग। चेचक रोग के बारे में लगभग सभी को परिचय है। चेचक को बड़ी माता भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले शरीर का तापमान बढ़ता है। इस रोग का वायरस है, बैक्टीरिया है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस नामक जीवाणु से ये रोग फैलता है। और ये रोग के जीवाणु जो हैं रोगी के नाक के स्राव में, गले के स्राव में और शरीर पर पड़ने वाले पपड़ियाँ जो हैं दानों के स्राव में, या पपड़ियाँ जब सूख करके गिरती हैं उसके माध्यम से ये वायु में उड़ते रहते हैं जीवाणु, और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उसे रोग से ग्रसित कर देते हैं। तो चेचक रोग में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले शरीर का तापमान बढ़ता है, नाक और आँख से पानी गिरता है, जैसे थोड़ा सा सर्दी जुकाम की तरह होता है। फिर उसके बाद शरीर पर छोटे छोटे से दाने, पहले लाल लाल से दाने निकलते हैं, दाने थोड़ा बड़े हो जाते हैं, फिर दानों में पानी भर जाता है, छाले का रूप ले लेता है, और धीरे धीरे दानों के पानी जो है वो पस का रूप ले लेते हैं, मवाद का रूप ले लेते हैं। उस समय ये अधिक भयंकर स्थिति में होता है, रोग की तीव्रता बहुत तेज हो जाती है उस समय। इसके बाद धीरे धीरे दानों के मवाद सूखने लगते हैं और मवाद सूख करके पपड़ी बन जाती है। पपड़ी सूख करके फिर गिरती है और बुखार भी कम हो जाता है। जब पपड़ी बनने लगती है तो बुखार अपने आप कम हो जाता है, शरीर का तापमान। लेकिन दानों में जलन बहुत होती है, खुजलाहट होती है। तो जब पपड़ियाँ सूख करके गिरने लगें तो उस पर नारियल का तेल, कपूर मिला करके लगाते हैं लोग, या डॉक्टर से कोई दवा लेकर के कोई अच्छी सी क्रीम लगाया जाता है, जिससे कि दानों पर के दाग ना बनने पाए शरीर पर, क्योंकि चेचक के दानों के दाग बन जाते हैं और कभी कभी ये दाग आजीवन भी रहते हैं। पहले चेचक अति गंभीर रूप ले लेती थी, पूरा शरीर एकदम दाने से भर जाता था। लेकिन अब की चेचक का टीका लगने लगा बच्चों को। जब बच्चे पैदा होते हैं उसके कुछ समय बाद चेचक के टीके यानी 1 महीने के अंदर लग जाते हैं, जिससे कि चेचक अब बहुत ज़्यादा गंभीर रूप नहीं लेने पाती है। फिर भी जो दाने होते हैं अगर वो अपना दाग छोड़ देते हैं तो बुरा लगता है, इसलिए दानों पर नारियल का तेल या कोई अच्छी सी क्रीम डॉक्टर से लेकर के लगाने चाहिए, जिससे कि खुजलाहट भी ना हो, जलन ना हो और दानों के दाग ना पड़ने पाए। लेकिन ये पपड़ियाँ जो गिरने लगती हैं, इन्हें उठा करके सावधानी से समेट करके किसी कागज़ में या कपड़े में लेकर के जला देना चाहिए, ताकि ये वायु में उड़ने ना पाए और रोग फैलने ना पाए। साधारणतः बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए रोगी से। रोगी
के लिए अलग कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए, अलग बिस्तर की व्यवस्था होनी चाहिए। और रोग के समय में उसके जूठे भोज्य पदार्थों को किसी भी व्यक्ति को या अन्य बच्चों को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। साफ सफाई का इसमें बहुत ध्यान दिया जाता है, शायद इसीलिए इसे देवी माता का प्रकोप भी कहा जाता, ताकि लोग साफ सफाई भी अच्छे से करते रहें। नीम की पत्तियों में क्योंकि कीटाणुनाशक गुण होता है, इसीलिए नीम की पत्तियां इस दानों को सहलाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। नाखून से खुरचना नहीं चाहिए, क्योंकि नाखून से खुरच देने पर दाग पड़ जाता है, इसलिए नाखून से खुजलाना नहीं चाहिए। रोगी व्यक्ति को कोई भी पेय पदार्थ खाने पीने के लिए देना चाहिए, लेकिन अधिक तेल मिर्च मसाले युक्त भोजन नहीं दिया जाता है। इसमें मीठी चीज़ें दी जाती हैं जिससे दानों पर खुजली ना होने पाए। अधिक मिर्च मसाले से दानों पर खुजली होगी, जलन होगी और व्यक्ति को परेशानी भी हो जाती है। फिर जब व्यक्ति ठीक होने लगता है तब उसे नीम का पानी गर्म करके, नीम की पत्तियां उबाल करके उस पानी से स्नान कराना चाहिए और दानों पर क्रीम इत्यादि लगानी चाहिए। साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए और ठंड से बचाना चाहिए, नहीं तो निमोनिया होने का बच्चे को डर रहता है। अधिकतर यह रोग ज़्यादातर बच्चों को हुआ करता है, बड़ों को भी होता है लेकिन बच्चों को अधिकतर होता है। तो बच्चों को ठंडे भोज्य पदार्थों से बचाना चाहिए, नहाने नहीं देना चाहिए ठंडे पानी से। जब दाने की पपड़ी उतर जाए तब उसे गर्म पानी से नीम की पत्ती खौला करके और उस पानी को गुनगुना करके उससे स्नान कराना चाहिए, ताकि दानों में खुजली ना होने पाए, जलन ना होने पाए और कीटाणुनाशक का काम करती हैं नीम की पत्तियाँ। खाने पीने के लिए फिर रोगी जब ठीक हो जाता है तो उसे हल्के भोज्य पदार्थ खाने पीने के लिए देना चाहिए, ताकि आराम से उसका पाचन हो सके। साफ सफाई का इस रोग में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। दूसरा रोग है खसरा। खसरा फैलाने वाले वायरस का नाम है डर्मोट्रॉपिक। खसरा रोग भी चेचक की ही भांति होता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे सरसों के जैसे दाने रहते हैं। पूरे शरीर पर लाल लाल से जैसे घमौरियाँ हो जाती हैं उस तरह के दाने रहते हैं। और अगर खसरा बिगड़ने ना पाए तो ये रोग बहुत गंभीर नहीं होता है, लेकिन ठंड से बहुत बचाव करना चाहिए, क्योंकि इस रोग में शरीर में बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, खुजलाहट होती है, जलन बहुत होती है और बच्चे चिड़चिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो लोगों जिसको भी यह रोग हो उस व्यक्ति को या बच्चों को खाने पीने के लिए मीठी चीज़ें ही देनी चाहिए। अगर नमकीन चीज़ें देनी भी हैं तो मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए, हल्की नमकीन चीज़ें देनी चाहिए। साफ सफाई का इसमें भी उसी तरह से ध्यान देना चाहिए। खसरा रोग बहुत जल्दी अपने आप ठीक भी हो जाता है, अगर बिगड़ने ना पाए तो 1-8 हफ्ते में 4-5 दिन में दाने जो है पपड़ी का रूप ले लेते हैं, उतरने लगते हैं। फिर वही गुनगुने पानी से, नीम के पानी से या कीटाणुनाशक डिटॉल इत्यादि डाल करके गुनगुने पानी से रोगी को स्नान कराना चाहिए। नारियल का तेल या गोले का तेल कपूर मिलाकर लगाने से बहुत फायदा रहता है, जलन नहीं होती है और दानों की खुजली जो है वो भी नहीं होती है। अगला रोग है छोटी माता। छोटी माता भी चेचक का ही रूप है, छोटे छोटे दाने इसमें निकलते हैं और उसी तरह इसका भी है। इसकी उद्भवन अवधि कहते हैं रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश करे और रोग का लक्षण प्रकट हो। इस बीच के समय को क्या कहते हैं? उद्भवन अवधि। तो रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश किए तुरंत लक्षण नहीं प्रकट हो जाता, 10 दिन से 20 दिन के अंदर भी लक्षण प्रकट होता है, कभी कभी थोड़ा जल्दी भी लक्षण प्रकट हो जाता है। संक्रमण काल यानी जिस समय व्यक्ति उस संक्रमण में रहता है, यानी जिस समय व्यक्ति के अंदर अधिक ये खसरा रोग, छोटी माता जो है अधिक ज़्यादा उसमें रहती है, तेज में रहती है, वो संक्रमण काल यानी जब रोग का लक्षण प्रकट हो और जब तक रोगी ठीक ना हो जाए, वो बीच का समय जो है संक्रमण काल कहलाता है। लगभग 3 सप्ताह तक होता है। रोग का लक्षण प्रकट हुआ, वही खांसी, सर्दी, जुकाम, नाक से आँख से पानी गिरना, चेहरा लाल हो जाना, छोटे छोटे दाने निकलना, दानों में फिर
पानी भरना और पानी फिर धीरे धीरे पस का रूप ले लेता है। लगभग 4-5 दिन में दाने सूखने लगते हैं, पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, फिर पपड़ियाँ झड़ने लगती हैं। उस स्थान पर तेल इत्यादि या कोई क्रीम लगा देनी चाहिए, जिससे कि दाने के दाग ना पड़ने पाए, खुजली ना हो, जलन ना हो। अगर खुजला देता है तो दिक्कत हो जाती है। सबसे अधिक बात ये है कि रोगी व्यक्ति जब ठीक होने लगता है तो उसे ठंडे चीज़ों से बचाव करना चाहिए, क्योंकि इस रोग में निमोनिया होने का बहुत डर रहता है, और अगर फेफड़ों पर निमोनिया रोग हो गया तब बहुत घातक हो जाता है। कभी कभी बचाना भी कठिन हो जाता है रोगी को। इसलिए इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि रोगी व्यक्ति को नहलाया ना जाए तुरंत ठंडे पानी से, ठंडे खाद्य पदार्थ ना, पेय पदार्थ ना दिए जाए पीने खाने के लिए, और थोड़ा सा उसे ठंडी चीज़ों से बचाव किया जाए। इसमें भी वही होता है, जैसे चेचक के लिए बचाव किया जाता है। चेचक के लिए जैसे रोगी को पृथक दूध रखना चाहिए, दूसरे बच्चों से या व्यक्तियों से उसे अलग रखना चाहिए, उसी तरह से साफ सफाई और बचाव इसमें भी किया जाता है। आज के वीडियो में इतना। अगले रोगों के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे जुड़ेंगे।